Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to explain a very important literary topic and that is Victorian literature. So let's begin with the topic Victorian literature. Student, Victorian literature time span is 1837 to 1901 because Queen Victoria came on his throne in 1837 and before Queen Victoria's coronation in 1832, Reform Act Bill passed. So, student, this period, Victorian literature period, is very large period in English literature, and this period also known as Age of Tennyson, Age of Novel, and Age of Evolution. क्यों इसको इन नामों से क्यों बोला जाता है? देखो, जो विक्टोरियन लिटरेचर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेचर का और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे आविष्कार हुए, इनोवेशंस, है ना, जैसे कि चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो भी इसी एज में आई। सो उन सब पे हम अभी बात करेंगे। सो ये जो एज है ये इसका टाइम स्पेन माना जाता है 1837 से 1901 तक। ऐसा माना जाता है कि क्वीन विक्टोरिया जो है 1837 में अपनी गद्दी पर बैठी थी। उनका कोरोनेशन राज्य तिलक हुआ था 1837 में, तब से लेके 1901 में उनकी डेथ हुई, तब तक ये पीरियड माना जाता है। ये लिटरेचर का सबसे बड़ा जो है पीरियड माना जाता है और इस पीरियड को एज ऑफ नॉवेल भी बोलते हैं क्योंकि देखो हर एज का अपना एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि शेक्सपियर के एज में ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा आए, ठीक है, तो उसे जो है ड्रामा का एज बोला जाता है। ऐसे ही रोमांटिक एज में पोइट्रीज़ बहुत अच्छी आई तो उसे पोइट्री का एज बोला जाता है। तो सबकी एज में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। तो वैसे ही जो क्वीन विक्टोरिया की एज में जो है नॉवेलिस्ट बहुत अच्छे अच्छे आए और उन्होंने नॉवेल का बहुत तरीके से डेवलपमेंट किया, इसीलिए इस एज को एज ऑफ नॉवेल भी बोला जाता है। उसके अलावा इस एज को एज ऑफ एवोल्यूशन भी बोला जाता है। एज ऑफ एवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो चार्ल्स डार्विन हैं उनकी जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, वो इस बुक जो है इस एज में 1859 में आई। 24 नवंबर 1859 में वो बुक पब्लिश हुई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी। देखो उन्होंने इस बुक में क्या बोला कि हमारा एक प्रजाति का कैसे इस धरती पे आना हुआ और वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारा विकास कैसे हुआ, ठीक है, किस तरीके से हम लोग आए, किस तरीके से कोई प्रजाति आई। सो ये एक थ्योरी उन्होंने दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में, इवोल्यूशन की थ्योरी, जो कि बुक आई थी, याद रखना, 24 नवंबर 1859 में। उसके अलावा इस एज को एज ऑफ टेनिसन बोला जाता है क्योंकि ग्रेट टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि एक ग्रेट पोएट हैं, वो भी इस एज में आए, इसलिए इनको इस एज को एज ऑफ टेनिसन भी बोला जाता है। और इस एज में एक जो ह्यूमन बीइंग थी उनकी कंडीशन कैसी थी कि वो एक पेंडुलम की तरह था। उसकी कंडीशन, ह्यूमन बीइंग की कंडीशन एक पेंडुलम की तरह थी, घड़ी का जो सुई होती है उसके जैसे सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा था कि उसे साइंस की तरफ जाना है या रिलीजन की तरफ जाना है, ठीक है, वो इधर उधर घूम रहा था, मतलब उसे नहीं पता था कि साइंस सही कह रही है या रिलीजन सही कह रहा है। तो इस एज में एक ह्यूमन बीइंग की कंडीशन जो है पेंडुलम के जैसी हो गई थी। फिर नॉवलिस्ट आए, उन्होंने अपनी नॉवेल्स लिखी, उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि क्या सही है, तो लोगों को समझ में आने लगा। उससे पहले सब ऐसे ही हो रहा था कि कंडीशन कैसी हो रही थी, एक पेंडुलम के जैसी ह्यूमन बीइंग की। और इस एज में बहुत सारे इनोवेशंस हुए, बहुत सारे आप कह सकते हैं इस एज को इंडस्ट्रियल एज भी बोला जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्ड हुई और उसके अलावा चाइल्ड लेबर जो है वो इस एज में बहुत देखने को मिला। उन चाइल्ड और विमेन का एक्सप्लॉयटेशन बहुत देखने को मिला, उनका जो है शोषण हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा था। तो इस एज के सबसे बड़े जो नॉवेलिस्ट हैं चार्ल्स डिकिंसन, उन्होंने अपनी जो नॉवेल्स लिखी हैं
उनके जो वर्क्स हैं वो सब किस पे है, उनमें ज़्यादातर में आपको चाइल्ड लेबर ही देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से उन्हें देखेंगे तो आपको चाइल्ड लेबर ही देखने को मिलेगा चार्ल्स डिकिंसन की जो है वर्क्स में। चार्ल्स डिकिंसन के वर्क्स का स्पेशलाइजेशन होता था कि उनकी वर्क्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे। वो अपने वर्क्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स लेते थे। अगर आप उनका कोई भी वर्क उठाओगे तो आपको लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स उनमें देखने को मिलेंगे। एक उनके लिए स्पेशल बात ये है कि उनका पेन नेम जो है वो बोज माना जाता है, BOZ। क्यों? क्योंकि जो है विकार ऑफ वेकफील्ड उन्होंने बुक पढ़ी जो कि गोल्ड स्मिथ की है। तो विकार ऑफ वेकफील्ड में मूज कैरेक्टर है, MOOSE। मूज कैरेक्टर से वो काफ़ी जो है आप बोल सकते हो कि इम्प्रेस हुए, और मूज की जगह उन्होंने अपना नाम बूज रखा पहले, BOOSE। फिर वो बूज नाम बोज हो गया, BOZ। तो बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि चार्ल्स डिकिंसन जो है उनका पेन नेम जो है वो क्या है, तो BOZ। ठीक है, वो कहाँ से आया? गोल्ड स्मिथ की विकर ऑफ वेकफील्ड जो वर्क है उसमें मूज कैरेक्टर है, वहाँ से उनको वो अच्छा लगा और इम्प्रेस होके उन्होंने बूज रखा और बूज से बोज बन गया। सो ये एक बात जो है इम्पॉर्टेंट थी बताने लायक। उसके अलावा इस एज में चिल्ड्रन लिटरेचर भी बहुत आया। इस एज में आपको चिल्ड्रन लिटरेचर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए जिन्होंने अच्छे अच्छे चिल्ड्रन लिटरेचर लिखे। एडल्ट लिटरेचर आया, बहुत सारी पोइट्रीज़ अच्छी अच्छी आई, और नॉवलिस्ट अच्छे अच्छे आए इस एज में। और सबसे इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि चार्ल्स डिकिंसन है। उसके अलावा लाइक टॉमस हार्डी हैं, और जो पोएट्स हैं उनमें आप बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट में टेनिसन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्या स्पेशलाइजेशन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग माने जाते हैं। मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टाइप का पोएम है जिसमें हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। एक उसमें जो है साइलेंट लिसनर होता है, एक उसमें स्पीकर होता है, और उस पोएम में कोई ना कोई एक्शन या ड्रामा होता है। एक कौन होगा? स्पीकर होगा, बोलने वाला। एक उसमें साइलेंट लिसनर होगा जिसकी प्रेजेंस हमें पोएम पढ़ते टाइम फील होगी, बट उसकी तरफ से एज सच कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और कोई ना कोई एक्शन या ड्रामा रहेगा। उनका अच्छा जो एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, माय लास्ट डचेस जो पोएम है वो अच्छा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है माय लास्ट डचेस और लास्ट राइड टुगेदर ड्रामेटिक मोनोलॉग का। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग माने जाते हैं। वो भी इसी एज में आए। उनकी जो वाइफ थी मिसेस ब्राउनिंग, वो भी एक अच्छी जो है पोएट थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी विक्टोरियन एज के बारे में। अब एक बार मैं आपको रीड आउट करके पॉइंट टू पॉइंट इस एज को और अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, एज ऑफ नॉवल, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस एज को एज ऑफ नॉवल भी बोला जाता है, क्योंकि हर एज का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। किसी में ड्रामाज अच्छे आते हैं, किसी में पोइट्रीज़ अच्छी आती है, जैसे रोमांटिक एज में पोइट्रीज़ हैं, और ठीक है शेक्सपियर की एज में ड्रामाज हैं। वैसे ही इस एज में क्या है, विक्टोरियन एज में नॉवल अच्छे आए, नॉवलिस्ट अच्छे आए। एज ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो चार्ल्स डार्विन है उनकी बुक 1859 में आई। और इसके अलावा इस एज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हुआ। लोगों ने थोड़ा सोचना शुरू किया, वो रीज़न ढूंढने लग गए हर बात के पीछे। किसी पे ब्लाइंड फेथ करने के बजाय वो हर बात के पीछे रीज़न पूछने लग गए, और न्यू एजुकेशन सिस्टम आया। उसके अलावा मॉरलिटी और रिवॉल्ट, और इसमें इस एज में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, विग्स और लिबरल, और इसे ग्रेट एज ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है, मैंने बताया था आपको। चिल्ड्रन लिटरेचर आया इस एज में, और चार्ल्स डिकिंसन नॉन एज द किंग ऑफ विक्टोरियन एज। ये नॉन ऑफ द किंग ऑफ विक्टोरियन एज क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं वो इस एज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इनको किंग बोला जाता है विक्टोरियन एज का। किसको? चार्ल्स डिकिंसन को, जिनका मैंने पेन नेम बॉज बताया है आपको।
फिर इसमें इस एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। साइंस रिलीजन, जैसे कि मैंने बताया कि एक ह्यूमन बीइंग की सिचुएशन पेंडुलम के जैसी थी, उसे नहीं पता था कि उसको साइंस को फॉलो करना चाहिए, रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। फिर कुछ ऐसी बुक्स या नॉवेल्स पढ़ के उसको लगा कि हाँ, दैट व्हाट इज़ राइट टू मी। During the Victorian period, Britain was a powerful nation with a rich culture. It had a stable government, a growing state, and an expanding franchises. It was in the Victorian era that the novel became the leading literary genre in English. English writing from this era reflects the major transformation in most aspect of English life, from scientific, economic, and technology advancement to change in class structure and the role of religion in society. ठीक है। अब इसमें जो चिल्ड्रन लिटरेचर के जो राइटर्स थे उनके नाम आप एक बार सुन लीजिए। लेविस कैरल का वर्क है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। इस पे मूवी भी है, आपको डिज्नी मूवी मिल जाएगी एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड पे। सो लेविस कैरल का ये वर्क चिल्ड्रन लिटरेचर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंसवेल का ब्लैक ब्यूटी, R.M. ब्लेंटनी का द कोरल आइलैंड। उसके अलावा एडल्ट लिटरेचर में आप रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन को ले सकते हैं, जिनका ट्रेजर्स आइलैंड एंड एंथनी हॉ प्रिजन ऑफ जेंडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। नॉनसेंस वर्ड्स भी इसी एज में आई। नॉनसेंस वर्क क्या थी, जिसको आप लाइन राइट्स बोल सकते हो। इसमें क्या होता था नॉनसेंस वर्ड्स में, इसका इम्पॉर्टेंट आपको एक एग्जांपल बताऊं। लेविस कैरल जो है उनकी पोएम है जैबरवकी, वो इस एज में आई। तो ये पोएम जो है एक अच्छा एग्जांपल है नॉनसेंस वर्ड्स का। मतलब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे नॉनसेंस वर्ड्स जिसको आप डिक्शनरी में फाइंड नहीं कर सकते हो, उनका कुछ भी मीनिंग है, ठीक है। तो नॉनसेंस वर्ड्स भी इस एज में आया। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैबरवकी जो पोएम है वो किसकी है, तो लेविस कैरल की है, और वो एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉनसेंस वर्ड्स का। उसके अलावा मैंने बताया था चार्ल्स डिकिंसन जो है वो इस एज के किंग माने जाते हैं, नॉवलिस्ट, एक ग्रेट नॉवलिस्ट हैं। उनकी जो है पिकविक पेपर्स, उनका फर्स्ट वर्क था पिकविक पेपर्स, जो 1836 से 37 में आया। फिर ओलिवर ट्विस्ट 1837 से 39 में। फिर निकोलस निकलबाय 38 to 39, अ क्रिसमस कैरल 1843, डॉम्बे एंड सन 1846-48, डेविड कॉपरफील्ड 1849, एंड उसके अलावा ब्लीक हाउस 1852 to 53, लिटिल डॉरिट 1855 to 57, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859, एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860। उसके अलावा इस एज में ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी आई। ब्रॉन्टे सिस्टर थी एन चार्लोट एंड एमिली ब्रॉन्टे, ये तीनों सिस्टर हैं, एन चार्लोट एंड एमिली ब्रॉन्टे। तो वदरिंग हाइट जो है वो एमिली की ओनली नॉवल है, ओनली वर्क है। सो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि वदरिंग हाइट जो है 1847 में आई। एमिलीज ओनली वर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक रोमांटिसिज्म फ्रॉम ए वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वदरिंग हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही फेमस है एमिली ब्रॉन्टे का। उसके अलावा जेन एयर 1847 में आया, ये चार्लोट ब्रॉन्टे का है, जो कि एमिली की सिस्टर है, उनका है। ये भी एक, इसमें भी गोथिक थीम आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा एन जो है एन ब्रॉन्टे, उसका नॉवल है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, ये 1848 में आया। ये एक रियलिस्टिक रादर देन रोमांटिक स्टाइल, ये रियलिस्टिक में लिखा गया। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन लिटरेचर का कि ये रियलिस्टिक ज़्यादा थे रादर देन आइडियलिस्टिक। जैसे रोमांटिक एज में क्या होता था, आइडियलिस्टिक, इमेजिनेशन पे ज़्यादा, जैसे एस टी कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, वो नेचर को देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करके पोएम्स लिख रहे हैं, अपने वर्क को लिख रहे हैं। बट इस एज में ऐसा नहीं था। ये एज कौन सी थी, रियलिस्टिक एज थी। यहाँ कुछ भी लिखा जा रहा था, वो लिखा जा रहा था जो सोसाइटी में ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है, जो सोसाइटी में देखने को मिल रहा था। ग्लिम्स ऑफ द सोसाइटी वो आपको इनके वर्क्स में देखने को मिलेगी। किनके वर्क्स में, विक्टोरियन लिटरेचर के वर्क्स में। प्री रैफेलाइट में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। प्री रैफेलाइट जो है
वो भी इस एज का एक बहुत ही बड़ा जो है आप बोल सकते हो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। प्री राफेलाइट पे मैंने स्पेशली वीडियो बना दिया। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो प्री राफेलाइट पे है, वो भी इसी एज में आए। प्री राफेलाइट एक पेंटर्स का ग्रुप था जिसमें 7 मेंबर्स थे। वो भी रियलिस्टिक पेंटिंग ही बनाते थे जो इस सोसाइटी में ऑब्जर्व करते थे। सो प्री राफेलाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विक्टोरियन लिटरेचर का। ठीक है, तो ये कुछ इसके अलावा मैं आपको थोड़े कुछ और इसके इम्पोर्टेंट जो हैं कुछ बातें बता देती हूँ। हाँ, इसके अलावा इसमें लिटरेरी मूवमेंट्स जो है विक्टोरियन एज में कौन कौन सा है। ऑक्सफर्ड मूवमेंट आया, प्री राफेलाइट आया जिसमें मैंने वीडियो बना दिया, ऑक्सफर्ड मूवमेंट पे मैं वीडियो बना दूंगी। एस्थेटिक मूवमेंट भी इसी टाइम आया, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो प्री राफेलाइट, ऑक्सफर्ड मूवमेंट और एस्थेटिक मूवमेंट, ये तीनों जो है लिटरी मूवमेंट्स हैं, लिटरी क्रिटिसिज्म है। तो ये कब आए, लिटरी कैरेक्टरिस्टिक विक्टोरियन एज में आए। इन पे मैं वीडियो 1 बाय 1 बना दूंगी। प्री राफेलाइट पे मैंने बना दिया, एस्थेटिक एंड ऑक्सफर्ड मूवमेंट पे बना दूंगी। ठीक है, इसके अलावा इस एज में जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, टेनिसन की एज भी इसे बोला जाता है। टेनिसन जो है 1809 में आए, 1809 से 1892 तक। तो इनकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है इन मेमोरियम, जो कि इन्होंने एक एलिजी है अपने फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम को जो है एक तरह से ट्रिब्यूट की है। टेनिसन की जो पोएम है इन मेमोरियम, वो अर्थर हेनरी हेलम को इन्होंने ट्रिब्यूट की है। सो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। द पोएम वॉज रिटन ओवर द कोर्स ऑफ 17 ईयर्स 1833 टू 1849। 17 ईयर तक ये पोएम लिखी गई, 1833 से 1849, एंड इट वॉज फाइनली पब्लिश्ड इन 1850। ठीक है, 17 साल तो इन्होंने इसको लिखने में लगाए। इन्होंने अर्थर हेनरी हेलम की ट्रिब्यूट में, उनकी श्रद्धांजलि के लिए इन मेमोरियम पोएम लिखी। 17 साल इसको लिखने में लगाए और 1850 में इसको फाइनली पब्लिश किया। उसके अलावा रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इनकी और भी, टेनिसन की और भी पोएम है, जैसे यूलिसिस है और आइडल्स ऑफ द किंग है। बहुत इम्पॉर्टेंट जो पोएम है वो मैंने आपको बता दी। ये उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का मैंने बताया था मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग माने जाते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का लाइफ स्पैन 1812 टू 1889 है। इनकी फेमस पोएम में आप बोल सकते हो मैंने जैसे बताया था माय लास्ट डचेस और द लास्ट राइड टुगेदर। उसके अलावा जो है पीपा पासेस और मैन एंड वुमन, ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम है। मैं बहुत शॉर्ट वे में बता रही हूँ, बाकी आपको सब कुछ जो नोट्स हैं वो आजकल सबको गूगल पे मिल जाते हैं, बट एक समझाने के वजह से मैं आपको बस उतना ही बता पा रही हूँ। फिर इनकी जो वाइफ है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, इनका लाइफ स्पैन 1806 टू 61। इनमें बैटल ऑफ मार्मोथ इनकी जो इम्पॉर्टेंट पोएम है, ड्रामा ऑफ एग्जाइल, और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बता दिए। फिर अर्थर ह्यूज क्लो 1890 टू 1861 में आए हैं। इनके भी ये एस्थेटिक मूवमेंट जो है उसके वो माने जाते हैं। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट माने जाते हैं। 1822 से 1888 जो है इनका लाइफ स्पैन है। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे भी है इनका वर्क। सो ये इम्पॉर्टेंट पोएट हैं। उनकी डोवर बीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। और उसके अलावा रुक बाय चैपल, द स्कॉलर ऑफ जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। डोवर बीच बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। और टायरिसिस, सौरभ एंड रुस्तम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम इनकी थी। उसके अलावा आपको ध्यान में रखने वाला एज सच आई डोंट थिंक है तो बहुत कुछ। एंड इनका लिटरी क्रिटिकल वर्क जो है वो है कल्चर एंड अनार्की। किसका? कल्चर एंड अनार्की, मैथ्यू आर्नोल्ड का क्रिटिकल वर्क है, लिटरी क्रिटिकल वर्क, बहुत ही फेमस वर्क है ये। और फिर मैंने प्री राफेलाइट के बारे में आपको बता ही दिया था सब कुछ, कि उनकी जैसे कौन कौन सी पोएम वगैरह, जैसे मैंने बताई थी दांते गैब्रियल रॉसेटी की ब्लेस डेमोजुल जो पोएम है वो इम्पॉर्टेंट है, वो प्री राफेलाइट का वीडियो आप देख लेना। और उसके अलावा चार्ल्स डिकेंस जो है उनके वर्क मैंने आपको बता दिए। एक इसमें जॉर्ज एलियट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं। जॉर्ज एलियट की जो पोएम्स जो नॉवेल्स हैं वो
मैं आपको बता देती हूँ, एडम बेड है, मिल ऑन द फ्लॉस है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है नॉवल है। और उसके अलावा एलिजाबेथ गैस्किल आई, इनकी मैरी बर्टन और क्रैनफोर्ड, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। और ब्रॉन्टे सिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो है मैंने आपको चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में भी बता दिया। प्रोज़ वर्क जो है इस एज के, वो एक बार मैं आपको बता दूं। प्रोज़ वर्क जो है टॉमस कैरले जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं विक्टोरियन एज के। इनका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1837 में आया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री जो 1841 में आया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। उसके अलावा टॉमस मैक्यूले भी एक प्रोज राइटर है इस एज के, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉन हेनरी न्यूमैन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर है इस एज के। जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, जेम्स एंथनी फ्रूड। तो ये सारे जो है मैंने आपको राइटर्स बता दिए। सो जितना मैं बता पाई उतना मैंने बताया है विक्टोरियन एज के बारे में इस वीडियो में। और जो इसके मूवमेंट्स हैं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, एस्थेटिक मूवमेंट है, इन पे मैं वीडियो स्पेशली बना दूंगी, पर्टिकुलर वीडियो। तो आप ज़रूर देखिएगा। प्री रेफलेट पे मैंने बना दिया है, वो आप देखिएगा। और जो मैथ्यू आर्नोल्ड का कल्चर एंड अनार्की जो लिटरी क्रिटिसिज्म पे वर्क है, उसको इन डिटेल ज़रूर पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और ब्रॉनेटे सिस्टर और चार्ल्स डिकिंस, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। इनके वर्क्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।